हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट का यूनिट 1 और ये हमारे फोर्थ ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल सेक्टर। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारे 3 होते हैं और देखिए इसमें से कोई भी 2 या फिर तीनों मिला के 10 नंबर का इसमें क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अगर एक एक पूछेगा तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें हमारा अटल पेंशन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और इन सबको चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला स्कीम है हमारा अटल पेंशन योजना। तो देखिए अटल पेंशन योजना APY इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट्स टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देखिए अटल पेंशन योजना एक तरह का सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये किस टाइप की आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है? तो ये ऐसे वर्कर को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति या फिर वर्कर काम करता है किसी कंपनी में, तो उसको गवर्नमेंट की सुविधाएं जैसे कि PF हो गया, ESI हो गया, पेंशन हो गया या फिर फिक्स्ड सैलरी नहीं दी जाती है। तो ऐसे सेक्टर को हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। और इसी में जो बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ये होता है हमारा अटल पेंशन योजना। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं अटल पेंशन योजना के। तो पहला इसमें टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। तो देखिए अटल पेंशन योजना ये श्योर कराता है कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उनके पास कुछ अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब उनके पास कुछ पैसा हो, वो अगर रिटायर हो गए तो उनके पास प्रोविडेंट फंड हो जिसको आप PF कहते हैं, और अलग से जो भी सेविंग हो वो उनके पास बचा रहे। ठीक है, दूसरा है टू इनकरेज सेविंग अमंग लो इनकम ग्रुप। तो अटल पेंशन योजना ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि लो इनकम ग्रुप में आते हैं, जैसे कि कुछ वर्कर हो गए जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, तो उनके लिए भी अटल पेंशन योजना बहुत अच्छा स्कीम है। ठीक है, तीसरा है टू रिड्यूस डिपेंडेंसी इन ओल्ड एज। तो अटल पेंशन योजना का ये भी फ़ायदा है कि अगर आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास अपना कुछ इनकम या फिर जो भी इस स्कीम से आपको कुछ फ़ायदा होता है वो आपके पास रहेगा। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर में कभी भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अटल पेंशन योजना के कौन कौन से फीचर होते हैं, तो इसको आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो पहला है सिटीजन्स एज 80 to 40 ईयर्स। तो देखिए इसमें जो भी व्यक्ति का उम्र होना चाहिए वो 18 साल से 40 साल के अंदर होना चाहिए। ओके, दूसरा है पेंशन। तो इसमें आपको कितनी पेंशन मिलती है? तो देखिए 1000 to 5000 मंथली आफ्टर 60 ईयर्स। तो जैसे ही आप 60 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद से आपको 1000 से लेके 5000 तक की मंथली पेंशन आपको मिलेगी। ये होता है हमारा अटल पेंशन योजना का स्कीम। ठीक है, तीसरा है कंट्रीब्यूशन। इसमें आपका योगदान क्या है? फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन एंट्री एज। तो ये फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपके जो उम्र है जब आप उसमें एलिजिबल होंगे उस पर ये डिपेंड करता है। ओके, स्पाउस बेनिफिट, पेंशन कंटिन्यूज टू स्पाउस आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। तो स्पाउस बेनिफिट का मतलब है मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर हस्बैंड आपका मर जाते हैं, ठीक है, किसी कारण, तो उनकी वाइफ को जो भी उस स्कीम से जो भी बेनिफिट मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, वो उनकी वाइफ को मिलेगा। और अगर मान लीजिए उनकी वाइफ मर गई, उनके वो अगर सब्सक्राइबर हैं तो उनके हस्बैंड को मिलेगा। ठीक है, रेगुलेशन देख लेते हैं इसमें। मैनेज्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये अटल पेंशन योजना को रेगुलेट कौन करता है? तो ये हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अटल पेंशन योजना खत्म होता है। और इसमें आप लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, अगर याद करने के लिए एग्जाम में आपको जरूरी होगा। तो AGEP, तो इसमें एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 40। जी का मतलब गारंटेड पेंशन 1000 से 5000, AGEP। ई का हो गया एवरी मंथ कंट्रीब्यूशन, मतलब कि इसमें हर मंथ आपको कंट्रीब्यूट करना है। P आपका हो गया पेंशन आफ्टर 60, मतलब कि 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा अटल पेंशन योजना खत्म हुआ। आगे देखते हैं। तो दूसरा स्कीम है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जैसा कि आप लोग इसमें नाम से ही देख सकते हैं, सुरक्षा बीमा मतलब कि ऐसे स्कीम है जो कि किसी भी व्यक्ति के एक्सीडेंट या फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसमें ये स्कीम काम करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज ए गवर्नमेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रोवाइड लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी।
तो हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PMSBY भी कह सकते हैं, ये हमारा एक तरह का गवर्नमेंट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। तो देखिए, कभी आप लोग जो लॉन्च्ड ईयर है इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम में आप देखिए जो भी आप आंसर लिख रहे हैं ब्लू पेन से, ठीक है, और इसमें जो आपको लगे कि ये अच्छा मीनिंग या फिर ये बोल्ड हो, तो इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिए, ठीक है। अब जैसे ये 2015 हो गया तो इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिए, बाकी फिर ब्लू पेन से कंटिन्यू करिए। तो देखिए, ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इस स्कीम में अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ये लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराता है। ओके, अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो पहला इसमें टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन। तो सबसे पहली बात तो ये भारत के लोगों के लिए है, ठीक है। और इसमें अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो भी इस स्कीम में पैसे हैं वो उनको मिल सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, टू इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिलीज इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो मान लीजिए इस किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इसमें पैसे मिलते हैं ताकि वो उनका इलाज करा सकें। तीसरा है टू इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी कवरेज इन इंडिया। तो इस स्कीम का मेन मकसद ये है ताकि ये इंडिया में जितने भी लोग हैं वो इसका मतलब यूज़ कर सकें कि अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है किसी का तो उसको इस स्कीम से पैसे मिल सकें या फिर जो भी इसमें बेनिफिट है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। तो अब चलिए इसके फीचर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें एलिजिबिलिटी, मतलब कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला इसमें 18 से 70 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपकी उम्र 18 है, 20 है, 25 है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, दूसरा है प्रीमियम 20 पर ईयर ऑटो डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो अगर आपने इस स्कीम को ले लिया है तो इसमें आपको कम से कम 20 रुपये हर साल देने पड़ेंगे, और ये आप अगर आपने बैंक अकाउंट से लिंक है तो वो ऑटो डेबिट हो जाएगा 20 रुपये एक साल का। ओके, कवरेज इसमें आपको बेनिफिट कितना मिलता है तो देखिए 2 लाख डेथ या फुल डिसेबिलिटी, 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी। तो अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो एकदम डिसेबल हो जाता है तो उसको 2 लाख मिलेंगे, और अगर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हड्डी बड्डी टूट गई है तो उसको 1 लाख मिलेंगे। ओके, आगे देखते हैं इसमें 1 ईयर कवर रिन्यूएबल एवरी ईयर। तो ये 1 साल का आपका कवर रहता है और हर अगले साल में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, लास्ट है लिंक्ड विथ सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये स्कीम आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उनके लिए अच्छा है कि अगर उनका एक्सीडेंट हो गया या फिर डेथ हो गया तो उन्हें इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। कितना, तो 2 लाख अगर मृत्यु हो गई और 1 लाख अगर हड्डी या फिर थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये 1 साल का आपका कवर होता है, हर साल आपको चेंज कराना पड़ेगा। इसमें आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से 70 साल तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी इन रूरल सेक्टर का जो हमारा तीसरा और लास्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही देख सकते हैं, जीवन ज्योति मतलब कि इसमें आपको ऊपर जाना पड़ेगा तभी आपको योजना से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज ए गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिलीज इन केस ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PMJJBY भी कह सकते हैं, और ये हमारा गवर्नमेंट का एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। तो आप लोग लॉन्चिंग ईयर हमेशा याद रखिएगा। तो इस स्कीम का क्या फ़ायदा है कि तो अगर इस योजना से जुड़े हुए जो व्यक्ति यानी कि सब्सक्राइबर हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि जो भी इस स्कीम की फ़ायदा या फिर कवरेज होगा वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन। तो देखिए, सबसे पहले तो ये भारत के लोगों के लिए योजना है, तो अगर इस योजना से जितने लोग जुड़े होंगे उनको बेहतर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा है टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फैमिली आफ्टर डेथ। तो इस योजना का ये भी बेनिफिट है कि अगर किसी फैमिली में अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि है 2 लाख का कवरेज। ओके, तीसरा है टू एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, और इनका ये योजना से मतलब बेनिफिट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लोग फ़ायदा उठा सके। ओके, अब इसके फीचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति या फिर
कोई भी लेडीज या जेंट्स है उनकी उम्र 18 से 50 साल तक की है तो वो योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रीमियम इसका क्या है, 436 पर ईयर ऑटो डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं तो हर साल आपको 436 रुपये देने पड़ेंगे और ये आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। ओके, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हमें 2 लाख तक का कवरेज मिलता है, भले ही डेथ किसी कारण हो। ठीक है, और ये हमारा 1 साल का कवरेज रहता है और हर साल इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा और ये हमारे सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। तो इसमें 2-3 जो पॉइंट्स हैं इसको आप लोग सारे योजना में लिख सकते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक हो गया, इसमें उम्र इतनी होनी चाहिए। अब ये तो एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा कि हाँ ये उम्र जो लिखा है ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट में यूनिट 1 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सोशल सेक्टर। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम या फिर पॉलिसी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं सोशल सेक्टर के लिए। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम, दूसरा है मिनिमम नीड प्रोग्राम, तीसरा है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फिर है हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिर है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, 6 नंबर पे हमारा जवाहर रोजगार योजना और 7वें पे है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और लास्ट है हमारा इंदिरा आवास योजना। तो देखिए इसमें से एक एक करके 2-2 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है या फिर 4 इसमें से पॉइंट पूछ लेगा 10 नंबर का। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो देखिए इट इज़ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1975 टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम हमारा 1975 में लॉन्च किया गया था और ये हमारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, और इस प्रोग्राम का क्या मेन मकसद है आइए देखते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि ये जो विलेज है उसमें पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करना और वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना ताकि वो अच्छे से वहाँ पर रह सके, उनको जो भी सामान या फिर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन ये सब इनको मिल सके। ओके, आगे देखते हैं। फोकसिस ऑन एरियाज लाइक एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 20 प्रोग्राम है ये भी चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है कि गरीबों की आय बढ़ाना, उसके बाद है लोगों को काम के अवसर देना, उसके बाद है हमारा सस्ता अनाज उपलब्ध कराना, 4th पॉइंट है गरीबों को घर देना, 5th पॉइंट है सिंचाई, ऋण और बीज की सुविधा प्राप्त कराना, 6th पॉइंट है जमीन का सही वितरण होना, 7th पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा, 8th पॉइंट है हमारा बेहतर अस्पताल और इलाज, 9th पॉइंट है हमारा महिलाओं को अधिकार और अवसर देना, 10th पॉइंट है पोषण और शिक्षा, 11th पॉइंट है पिछड़े वर्गों यानी कि SC ST का विकास कराना, 12th पॉइंट है पेड़ लगाना जिससे कि प्रदूषण कम हो सके, 13 पॉइंट है बिजली और ऊर्जा की सुविधा प्राप्त करवाना, 14 पॉइंट है साफ सफाई का ध्यान रखना, 15 पॉइंट है गांवों का विकास, 16 पॉइंट है बेहतर कनेक्टिविटी, 17 पॉइंट है सबको बराबरी का अधिकार मिलना, 18 पॉइंट है कीमतों को नियंत्रित करना, 19 पॉइंट है भ्रष्टाचार कम करना और लास्ट पॉइंट है हमारा जन कल्याण योजनाओं का सही क्रियान्वयन। ओके, तो कुछ हमारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप एग्जाम में किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी योजना में आप लोग उसको लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बेटर रोड्स हो गए हैं, ये सब आप पॉइंट्स किसी भी प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें। तो दूसरा हमारा प्रोग्राम है मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो देखिए मिनिमम नीड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1974 टू इंश्योर बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही देख पा रहे होंगे, मिनिमम नीड यानी कि कम से कम जो भी ज़रूरत का सामान है वो आपके पास होना चाहिए, वो इस प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखिए MNP वाज लॉन्च्ड इन 1974। तो MNP प्रोग्राम हमारा 1974 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये गाँव के लोगों को बेसिक मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके, जैसे कि रोटी हो गया, कपड़ा और मकान, यही सबकी बेसिक नीड्स होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स। तो वहाँ के लोगों को जो ज़रूरत का सामान है, जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया, रहने के लिए घर हो गया, पहनने के लिए कपड़े हो गए और एक छोटा सा मकान होना चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटी इस प्रोग्राम में प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, दूसरा है टू रिड्यूस रीजनल एंड रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़, यानी कि गांव और शहर के बीच में जो अंतर है लोगों के बीच में उसको कम करना। ओके, तीसरा है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इस प्रोग्राम के तहत जो गांव के लोग हैं उनके जीवन को और बेहतर बनाना। ओके, ये हो गया हमारा मिनिमम नीड प्रोग्राम। आगे देखते हैं।
तीसरा प्रोग्राम है हमारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FFW भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि जितने भी इसमें प्रोग्राम हैं उनके नाम में ही उसका मतलब छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको नाम इसका अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में जानिए, ठीक है। तो आप लोग उसके डिटेल उसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो देखिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम was launched in 1977 to provide employment to rural poor by offering food grains as wages। तो देखिए, FFW प्रोग्राम हमारा 1977 में लॉन्च किया गया था और इसका ये मकसद था कि ये गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार दे सके, और उसमें पैसे नहीं दिए जाते हैं, उसमें पैसे के बदले अनाज दिया जाता है, ठीक है, खाने पीने का सामान दिया जाता है एज ए वेजेस। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो इसका ये उद्देश्य है कि गांव में ये एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जनरेट करना। ओके, दूसरा है टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये गांव में जो लोग रहते हैं उनके बीच में गरीबी कम करे, और अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो उसके बदले उन्हें खाना मिलेगा, जिसकी वजह से भूख भी कम होगा वहाँ पे, ठीक है। तीसरा है टू क्रिएट यूजफुल कम्युनिटी एसेट्स, और तीसरा है वहाँ पे कम्युनिटी एसेट क्रिएट करना, ठीक है। अब इसके फीचर देख लेते हैं। वेज पेड पार्शियली फुली इन फूड ग्रेन्स। तो देखिए, जब आप इस प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं तो आपको या तो पार्शियली या तो फुली आपको अनाज दिया जाता है आपके वेजेस के तौर पे, ठीक है। दूसरा है फोकस ऑन रूरल अनएम्प्लॉयड पीपल, और इस प्रोग्राम में जो गांव में जो बिना काम या फिर जो बेरोजगार लोग हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तीसरा है वर्क्स इंक्लूड रोड्स, कैनल्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो FFW प्रोग्राम में जो भी वर्कर या फिर जो गांव के लोग हैं वो किस में काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे रोड बन रहा हो, या फिर कहीं पे नहर बन रहा हो, या फिर मान लीजिए कहीं सिंचाई का काम हो, ठीक है। ऐसे ऐसे कामों के जगह पे वहाँ के लोग को ले जाया जाता है, वो वहाँ पे काम करते हैं और उसके बदले में उनको अनाज दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारा इम्प्रूव्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस प्रोग्राम के तहत जो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि घर हो गया, वहाँ पे हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, इन सबको इम्प्रूव करना। ओके, चौथा प्रोग्राम है हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1980 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रूरल पुअर एंड क्रिएट कम्युनिटी एसेट्स। तो देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी कि NREP हमारा 1980 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये गांव में जो लोग रहते हैं उनके बीच में रोजगार का अवसर देना। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है गांव में रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। दूसरा है गरीबी कम करना, रोजगार ज़्यादा देना। तीसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ओके, अब इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड टू रूरल पुअर। तो देखिए, NREP में लोगों को सैलरी मिलती है काम पे, और FFW प्रोग्राम में उनको अनाज मिलता है, ठीक है। दूसरा है फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव वर्क। तो इसमें जो भी व्यक्ति या फिर लेबर काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है क्रिएशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, इरिगेशन एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। तो NREP जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग रोड्स बनाते हैं, सिंचाई होता है, और जो भी पब्लिक बिल्डिंग है यानी कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गए, इन सबको उसमें बनाया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें फंड शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें जो भी फंड मिलता है यानी कि जो काम करने के लिए पैसा मिलता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लास्ट है एम्ड एट इम्प्रूविंग रूरल लिविंग कंडीशन, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि गांव में जो लोग रहते हैं उनकी जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का तरीका है, ठीक है, इन सबको इम्प्रूव करना। ओके, अब हम लोग बात करेंगे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लैंडलेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या फिर वर्कर, ठीक है, जिसके पास खुद की खेती करने के लिए खेत ना हो, या फिर उसके पास घर बनाने के लिए ज़मीन ना हो, उसके पास घर ना हो, ये होता है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें चलिए देखते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1983। ये हमारा 1983 में लॉन्च हुआ था, ताकि ये जो भी गांव के लेबर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। ओके, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। टू प्रोवाइड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल लैंडलेस पीपल। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी गांव में जिसके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं हो, वो दूसरे के खेत में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरा है टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब उसके पास रोजगार होगा, उसके पास पैसा होगा, तो उसके पास गरीबी कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके पास जब रोजगार होगा तो अपना घर भी चला सकता है, अपना जो भी खाने पीने का सामान है वो अपना प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तीसरा है टू क्रिएट प्रोडक्टिव रूरल एसेट्स।
और इसमें जो भी गांव है उसमें एसेट जनरेट करना, जैसे कि घर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सब वहाँ पे बनाना। ओके, तो देखिए ये जो प्रोग्राम है ये किसको टारगेट करता है? ऐसे लोग को जिसके पास खुद के खेत ना हो, ओके, या फिर ज़मीन ना हो घर के लिए। दूसरा, 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें जो भी पैसा दिया जाता है लेबर को वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। ओके, तीसरा है फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव वर्क, तो इसमें लेबर इंटेंसिव वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चौथा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, इरिगेशन एंड हाउसिंग, तो इसमें एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि आपका रोड हो गया, इरिगेशन यानी कि सिंचाई हो गई एग्रीकल्चर में, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, घर बनाने के लिए ज़मीन, ठीक है, ये सब इसमें प्रोवाइड की जाती है। लास्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रूरल इकोनॉमी, और ये सब आप जब इम्प्रूव करेंगे, जब गांव में लोगों के पास रोज़गार होगा, खुद का घर होगा, खुद का मतलब काम होगा, तो इसकी वजह से जो भी वो गांव है उसकी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना क्या होता है, ठीक है, और ये हमारा यूनिट 1 में 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च ऑन अप्रैल 1 1989, तो देखिए जवाहर रोजगार योजना हमारा 1 अप्रैल 1989 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इट वॉज फॉर्म बाई मर्जिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो जो हमारा जवाहर रोजगार योजना है ये कैसे बनता है? तो ये हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को आपस में मिला के जो हमारा प्रोग्राम बनता है वो है जवाहर रोजगार योजना। ओके, जो कि दोनों योजना आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, द एक्सपेंडिचर वाज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 80:20। तो इस योजना में जो भी खर्च हैं या फिर जो भी इसमें स्कीम में बेनिफिट मिलते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 80% देती है और बाकी के जो 20% बचते हैं वो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, द टारगेट ग्रुप वॉज पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखिए इसमें वो लोग मेन टारगेट होते हैं, यानी कि वो लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के जो नीचे आते हैं वो इस योजना के एलिजिबल हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, प्रेफरेंस वाज गिवन टू SC ST एंड फ्रीड बॉन्डेड लेबर। तो इसमें सबसे पहले प्रीफर किसको किया जाता है? SC कास्ट वाले को और ST कास्ट वाले को, और जो भी इसमें फ्रीड बॉन्डेड लेबर हैं उनको। ओके, 6 पॉइंट देखिए, 30% ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर रिजर्व फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। तो हमारे जवाहर रोजगार योजना में जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार है उसमें 30% पहले ही जो गांव की औरतें हैं उनके लिए उसमें रिजर्व कर दिया जाता है। ओके, सातवां पॉइंट देखिए, ग्राम पंचायत वर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें जो भी गांव के ग्राम पंचायत होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि किसको जॉब देना है, किसको नहीं देना है, और जो भी डेटा है गाँव का वो ग्राम पंचायत प्रोवाइड कराते हैं। ओके, आठवां पॉइंट देखिए, फ्रॉम अप्रैल 1 1999 इट वॉज रिप्लेस्ड बाय जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो 1 अप्रैल 1999 में जो जवाहर रोजगार योजना है उसको बदल दिया गया किसमें? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में। ओके, 9 पॉइंट देखिए, लेटर इन 2001 इट वाज मर्ज्ड विद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और 2001 में जो ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है इसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। और ये इसमें कुछ मेमोरिक जो भी पॉइंट है ताकि इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा लॉन्च्ड कब लॉन्च हुआ था, किस में मर्ज हुआ था, इसमें खर्च किस में दिया था, कौन कौन इसमें सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट, T से टारगेट हो गया, P से प्रायोरिटी, SC ST हो गया, W से वुमेन 30%, G मतलब ग्राम पंचायत, R रिप्लेस्ड कब हुआ था 1999 में, M मर्ज्ड कब हुआ था 2001 में, ठीक है। तो इसको आप लोग शॉर्टकट याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं, IRDP वाज लॉन्च्ड इन 1978 to 1979 ऑन ए पायलट बेसिस एंड फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन 1980 अक्रॉस इंडिया। तो देखिए जो हमारा IRDP प्रोग्राम है ये हमारा 1978 और 1969 के बीच में लॉन्च हुआ था, और इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट यानी कि इसको इंडिया में लाया गया था 1980 में, ठीक है। इट वॉज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट रूरल पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये हमारा जो IRDP प्रोग्राम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉन्च हुआ है, ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये गांव में गरीबी को कम करना। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, द एक्सपेंडिचर वाज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 50-50। तो देखिए इसमें जो भी खर्च होते हैं IRDP प्रोग्राम में वो 50% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। ओके, चौथा पॉइंट देखिए इसमें, द टारगेट ग्रुप इंक्लूडेड फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखिए
IRDP प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट देखिए, स्पेशल एम्फेसिस वाज गिवन टू SC ST वुमेन एंड वीकर सेक्शन। और IRDP प्रोग्राम के तहत ऐसे लोग जो कि SC में, ST में, वुमेन और वीकर सेक्शन में रहते हैं, उनको इसमें स्पेशल जो भी प्रोग्राम का जो इसमें है बेनिफिट वो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सिक्स पॉइंट कह रहा है कि द प्रोग्राम प्रोवाइडेड सब्सिडी एंड बैंक क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। तो देखिए IRDP में जो भी इसमें जो इसके सब्सक्राइबर हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है और उनके बैंक में पैसे जमा कराए जाते हैं ताकि वो अपना खुद का कोई काम कर सकें। ओके, इट एम टू क्रिएट इनकम जनरेटिंग एसेट्स फॉर रूरल पुअर। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी गांव में लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा जो भी काम एसेट प्रोवाइड कर सके जिससे कि वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें। ठीक है, 8 पॉइंट देखिए, IRDP वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एंड बैंक्स। तो जो हमारा IRDP प्रोग्राम है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इम्प्लीमेंट कराया गया था। इन 1999 IRDP वाज मर्ज्ड विथ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो देखिए 1999 में जो ये IRDP प्रोग्राम है यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मर्ज कर दिया गया था, यानी कि उसमें ये मिल गया था। ओके, तो इसमें भी आप लोग शॉर्टकट ये देख लीजिए कि आप लोग इसको आसानी से याद कर सकेंगे, जैसे कि लॉन्च कब हुआ था, इसका स्पॉन्सर्ड कैसे है, एक्सपेंडिचर कौन कौन कितना देता है। ठीक है, ये सब आप लोग पॉइंट इसमें देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें सोशल सेक्टर प्रोग्राम और यूनिट 1 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY वाज लॉन्च्ड इन 1985 टू 1986 एज ए पार्ट ऑफ द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो देखिए जो हमारा इंदिरा आवास योजना है वो हमारा 1985 से लेके 1986 के बीच में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ये हमारा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्कीम इन 1996। और इंदिरा आवास योजना जब अलग से इंडिपेंडेंट स्कीम बनाया गया था वो हुआ था हमारा 1996 में। आगे देखते हैं इसमें थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रूरल हाउसिंग। तो ये जो हमारा इंदिरा आवास योजना है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जो कि रूरल हाउसिंग में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है द एक्सपेंडिचर वॉज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 75:25। ठीक है, तो देखिए जो भी इसमें खर्च है इंदिरा आवास योजना में वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 75% और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 25%। ओके, और कुछ राज्यों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो 90% देती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 10% प्रोवाइड कराती है। ओके, पांचवा पॉइंट देखिए द टारगेट ग्रुप इंक्लूडेड बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इन रूरल एरिया। तो इंदिरा आवास योजना में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे की जो फैमिली है गांव में वो इंदिरा आवास योजना का लाभ उठा सकती है। ओके, 6 पॉइंट देखिए प्रायोरिटी वाज गिवन टू SC ST फ्री बॉन्डेड लेबर्स माइनॉरिटी एंड डिसेबल्ड पर्सन। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? SC कास्ट के लोग को, ST कास्ट के लोग को, जो फ्री बॉन्डेड लेबर है उनको, माइनॉरिटी को, और जो भी डिसेबल्ड पर्सन यानी कि जो विकलांग है उनके लिए ये काफ़ी है। ओके, 7 पॉइंट कह रहा है कि हाउसेस वर अलॉटेड प्रिफरेबली इन द नेम ऑफ वुमेन और जॉइंटली विद हस्बैंड। तो देखिए जो भी इंदिरा आवास योजना में जो घर प्रोवाइड किया जाता है किसी फैमिली को, तो वो या तो उस घर की जो औरत रहती है उसके नाम पे रहता है या फिर जो भी उसका हस्बैंड है और वो दोनों का ज्वाइंट करके उनके नाम पे रहता है। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा इन 2016 इट वाज रीस्ट्रक्चर्ड एज प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, और 2016 में इस जो इंदिरा आवास योजना है इसको चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।